क्या आप जानते हैं ये एक शादी का वीडियो है जो अभी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये शादी कोई मामूली नहीं थी बल्कि आगे चलकर पूरे देश को झकझोरने वाली घटना बनने वाली थी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये कपल हनीमून के लिए मेघालय जाता है, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जगह है। ऐसा लगता है जैसे बादलों से झरने गिर रहे हों। जंगल, हरियाली, पहाड़, खाई, सब कुछ है। इसी जगह पर घूमने आया ये कपल अचानक से ही गायब हो गया। फिर जो होता है उसके बारे में खुद इनके परिवार के लोग, आम जनता, पुलिस वाले, किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके? आज हम बात करने वाले हैं सोनम राजा रघुवंशी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जाने माने शहरों में से एक इंदौर से। यही सहकर नगर नामक एरिया पड़ता है। इसी जगह पर एक खूबसूरत सा आलीशान मकान है जहां पर एक करोड़पति कारोबारी अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करते थे, राजा रघुवंशी। ये अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। इस परिवार का रघुवंशी ट्रांसपोर्ट के नाम से बिजनेस था, जिसमें ये अपने व्हीकल्स जैसे कि बस, 4 व्हीलर, ऐसी गाड़ियां स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स, होटल्स वगैरह में देते थे किराए पर। यह परिवार का प्रमुख कारोबार था। राजा रघुवंशी के भाई भी इसी बिजनेस से जुड़े हुए थे, लेकिन राजा ही सारा बिजनेस संभाल रहे थे। ये बहुत ही सरल स्वभाव, सीधे साधे और जिम्मेदार शख्स थे। 2007 में शुरू हुआ ये परिवार का बिजनेस राजा रघुवंशी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर आसमान तक पहुंचा दिया था। घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से स्टेबल थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा ने यह घर भी अपनी पसंद के अनुसार बनवाया था। सारी डिजाइन वगैरह खुद से ही चूज की थी। यहाँ रघुवंशी समाज में एक परंपरा काफी समय से चली आ रही है। रामनवमी के दिन समाज में भंडारा होता है। इसी दिन जो भी इनके घर के बच्चे शादी लायक हो जाते हैं, उनका सारा बायोडेटा लिख कर दिया जाता है ताकि वो समाज के परिचय पुस्तिका में दर्ज कर प्रकाशित कर सकें। एक तरह से ऑफलाइन मैट्रिमोनियल सर्विस, जिसको अपने समाज की बहू या दामाद की तलाश हो वो इसमें ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही राजा रघुवंशी के परिवार ने भी राजा का नाम समाज के परिचय पुस्तिका में लिखवा दिया था। जिस रामनवमी के दिन राजा का नाम दर्ज हुआ, उसी दिन एक और परिवार भी अपनी बेटी का नाम पुस्तिका में लिखवा देता है। वो था सोनम रघुवंशी का परिवार, जो इंदौर के बाणगंगा कॉलोनी के पास रहते थे। ये परिवार भी कारोबारी था। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी प्लाईवुड के ऊपर लगने वाला जो मायका होता है उसका बिजनेस करते थे। ये परिवार भी आर्थिक रूप से काफी संपन्न था। तो उसी पुस्तिका के जरिए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का रिश्ता तय होता है। 1 अक्टूबर 2024 को दोनों के परिवार के बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। दोनों ही परिवार एक दूसरे को पसंद कर लेता है। लड़का लड़की भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। ये पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी। 10 फरवरी 2025 को इनका रोका हुआ एंगेजमेंट हुआ। ये मंदिर में होता है। इन्होंने सिंपल रखा था, केवल करीबी लोग मौजूद थे। इसके बाद सोनम के घर पर शादी की डेट तय की जाती है, जो पहले 16 मई 2025 की आई, लेकिन फिर 11 मई की फिक्स की जाती है। शादी को लेकर दोनों ही परिवार बहुत ही एक्साइटेड थे। 2 महीने पहले से ही सोनम के घर में तैयारियां शुरू हो गई थीं। 1 महीने पहले से राजा के घर में तैयारियां शुरू हुई। सोनम और राजा मिलकर अपनी शादी के लिए सामान खरीद रहे थे अपनी पसंद के अनुसार। अब 11 मई 2025 के दिन काफी धूमधाम से राजा सोनम की शादी होती है। पूरा परिवार शादी को लेकर काफी प्रसन्न था। डीजे पर डांस कर रहे थे। विधि विधान से सारी रस्में भी निभाई जाती हैं। शादी संपन्न होती है। उसके बाद दुल्हन अपने ससुराल आ गई। सोनम 3 दिनों तक ससुराल में रहती है। उसके बाद मायके चली गई, क्योंकि कुछ और भी रस्में थीं। वैसे शादी से पहले ही पति पत्नी ने मिलकर अपना एक प्लान बनाया था कि ये शादी के बाद कहीं घूमने जाएंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर। लेकिन फिर पहलगाम में वो सारी चीजें हो गईं। इसके चलते वहां जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ता है। आगे ये लोग कुछ नहीं सोचते हैं। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक कहीं घूमने नहीं जाएंगे। पर अब जब शादी हो गई तो कहीं घूमने जाने का प्लान बना फिर से। हालांकि यहाँ घूमने की बात नहीं थी, बल्कि मंदिर जाने की बात थी। राजा ने एक बार बातों बातों में सोनम से कहा था कि ये माँ कामाख्या देवी मंदिर जाना चाहते हैं। सोनम की भी वहां पर जाने की इच्छा थी। शादी के बाद जब ये मायके आ गई थी तो यहीं से पति के साथ मिलकर बात करती है। गुवाहाटी जाने का प्लान बना, जहां पर मां कामाख्या देवी का मंदिर है। 18 मई को ये प्लान बनता है। घर वालों को भी इनके जाने से कोई आपत्ति नहीं थी। इनकी फ्लाइट 20 मई की थी, सुबह 9:30 बजे के आसपास की। ये कनेक्टिंग फ्लाइट थी। पहले बेंगलोर जाते, फिर वहां से गुवाहाटी। दोनों सीधे अपने अपने घरों से एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और वहीं से चले जाते हैं। इन्होंने वहां पर जाकर मंदिर में पूजा की। इसके बाद ये लोग आगे घूमने निकल जाते हैं। ये गुवाहाटी से मेघालय गए। इनका 4-5 दिनों का ट्रिप था। सोचा कि इतनी दूर आए हैं तो अच्छे से घूम भी लें। राजा रघुवंशी को ट्रेकिंग भी करना था, झरने इत्यादि देखने थे। अब आते हैं 23 मई 2025 को। राजा और सोनम इस समय मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के चेरापूंजी या सोहरा नामक जगह पर थे।
ये लोग यहाँ पर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए आए थे, जो पहाड़ी से लगभग 3000 स्टेप्स नीचे है। रास्ते में भी बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई पड़ते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ बादलों और धुंध के बीच घिरी रहती हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ के झरने जैसे कि बादलों से आ रहे हों। इन्होंने 22 मई को ही सोहरा घूमने के लिए एक स्कूटी 4 दिनों के लिए किराए पर ले ली थी। उसी से दोनों घूम रहे थे। इन्होंने अपने कुछ सामान सोहरा के मान्ना होटल में रख दिए थे। हालांकि वहां पर कोई रूम खाली नहीं था, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वहां के स्टाफ कपल के सामान सुरक्षित रखने को तैयार हो गए थे। तो राजा और सोनम यहीं पर सामान रखकर चले जाते हैं। अभी 23 मई की दोपहर में लिविंग रूट ब्रिज देखकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान 1:30 बजे के आसपास राजा रघुवंशी की माताजी यानी सोनम की सासू माँ अपनी बहू सोनम को कॉल करती हैं। इन लोगों का आज के दिन उपवास था। सासू माँ घर पर फलाहार बना रही थीं। तभी बेटा बहू की याद आई तो इन्होंने हालचाल के लिए कॉल कर दिया। सोनम भी उपवास पर थी। यहाँ पर पति पत्नी पहाड़ चढ़ते चढ़ते थक चुके थे। राजा तो आगे निकल गए थे, लेकिन सोनम थोड़ी पीछे रह गई थी। ये काफी थकी हुई थी और हाफ रही थी। सासू माँ ने कहा कि अगर उपवास का कोई खाना हो तो खा लो। बहू ने कहा कि यहाँ जंगल में क्या मिलेगा, ऊपर जाकर ही कुछ देखेंगी। कुछ मिनट बात करने के बाद कॉल कट जाता है। यही आखिरी बार था जब सोनम या राजा की अपने घर पर कोई बात हुई हो। इसके बाद ये दोनों लापता हो जाते हैं। दोनों का ही मोबाइल फोन रहस्यमय तरीके से बंद हो गया। घर वाले जब कॉल करते तो स्विच ऑफ बताता। शुरू में सोचा कि शायद मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो या फिर नेटवर्क इशू हो। इन्हीं सब चीज़ों में 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद भी सोनम और राजा से इनके परिवार का कांटेक्ट नहीं हुआ। वो भी अपने परिवार को कॉल नहीं कर रहे थे और न ही सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। आखिरी बार राजा ने पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पर 23 मई की दोपहर में 2 बजे के आसपास। उसमें इन्होंने कैप्शन लिखा 7 जन्मों का साथ। इसके बाद ये सोशल मीडिया पर भी इनएक्टिव हो जाते हैं। व्हाट्सएप पर भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इधर घर वाले और भी परेशान होने लगे। मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया। इसके बाद 25 और 26 मई को सोनम और राजा के भाई उन्हें ढूंढने के लिए शिलोंग जाते हैं। इन्होंने काफी प्रयास किया पता करने का, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। इन्हें कुछ पता भी नहीं था। इसके बाद ये पुलिस के पास जाते हैं। उनको बताते हैं इनके घर के बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, लेकिन अचानक से उनका संपर्क टूट गया। पता नहीं अब वो कहाँ पर हैं, उन्हें ढूंढने में सहायता कीजिए। अब पुलिस भी अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर देती है। इनके साथ दोनों के भाई भी लगे हुए थे। पुलिस जब आसपास के थानों में सोनम और राजा के बारे में इंफॉर्मेशन साझा कर रही थी कि वो स्कूटी से घूम रहे थे, अचानक गायब हो गए। इसी में इनको एक खबर मिलती है। 24 मई को एक लावारिस स्कूटी सोहरारिम गांव के पास चाबी लगी हुई खड़ी थी। वहां के ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना दी पुलिस को, जिसके बाद वहां की लोकल पुलिस उसको रिकवर करके थाने ले गई थी और ओनर का पता कर रही थी। अब इस चीज का पता चलने के बाद पुलिस की टीम उस गांव में पहुंची। वहां पर एक रेस्टोरेंट या ढाबा था, गोल्डन पाइन्स। उसी के पास किसी ने 23 मई की दोपहर में पार्क किया था और चला गया था। रेस्टोरेंट के संचालक से पुलिस को यह जानकारी मिली। स्कूटी के ओनर के बारे में पता करने पर मिला कि वो इसे किराए पर देते थे। ये कोई और स्कूटी नहीं थी, बल्कि सोनम और राजा की थी, जिसे इन्होंने 22 मई को लिया था। राजा ने यह किराए पर लिया था, अपनी आईडी भी दी थी। पर उस जगह पर स्कूटी किसने पार्क की? सोनम और राजा कहाँ पर हैं? इधर घर पर सभी लोग परेशान थे, अपने बच्चों को ढूंढने की मांग कर रहे थे। जनता भी इनके साथ खड़ी थी। सभी लोग मिलकर सरकार से गुहार लगा रहे थे। मामला भी अब धीरे धीरे मीडिया में बढ़ रहा था। दोनों को ढूंढने के लिए कई सारी सर्च टीमें बनाई गई। ये जगह भी कोई आम नहीं था। चारों तरफ पहाड़ थे, खाई, जंगल, झरने, फिसलन भरे मुश्किल रास्ते। ऊपर से चेरापूंजी विश्व के सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगहों में से एक है, तो यहाँ पर बिना समय के ही बारिश हो जाती है। मौसम बहुत तेजी से बदलता है, कभी बारिश तो कभी कोहरा तो कभी धूप। पहाड़ियों से नीचे भी नहीं देख सकते थे क्योंकि कोहरा रहता था, इसलिए खाई में उतर कर ही देखना पड़ता। 27 मई को सर्च टीम को 2 बैग्स मिलते हैं। ये स्कूटी मिलने वाली जगह से कुछ मीटर दूर खाई में पड़े हुए थे। सोनम और राजा के भाई इन बैग्स को पहचान जाते हैं। वही दोनों घर से लेकर निकले थे। इसमें उनके ही कपड़े वगैरह पड़े हुए थे। अब लगने लगा कि कुछ तो उनके साथ अनहोनी हुई है। लावारिस स्कूटी मिली, अब उनके बैग्स मिले। सर्च टीम अपनी खोजबीन और तेज कर देती है और भी लोगों को इसमें जोड़ा गया। NDRF, SDRF, लोकल पुलिस, कुछ ट्रेकिंग एक्सपर्ट, वहाँ के लोकल लोग जो रास्ता बताते हैं। एक लोकल गाइड अल्बर्ट ने बताया कि 23 मई की सुबह 10 बजे के आसपास इन्होंने सोनम और राजा को देखा था, नोगरियात और मावला खियाट के बीच। उन्हें ये पहचानते थे क्योंकि पिछले दिन ये उनके पास लोकल गाइड के रूप में गए थे, लेकिन उन्होंने सेवा लेने से मना कर दिया। इसके बाद वो किसी और को हायर करके लिविंग ब्रिज देखने के लिए चले गए। उन्होंने केवल नीचे जाने तक की सेवा ली थी, फिर ये खुद ही ऊपर आ रहे थे। गाइड ने आगे बताया कि राजा थोड़ा आगे चल रहे थे और सोनम पीछे चल रही थी, लेकिन राज के साथ 3 और लोग भी थे जो उसके साथ बात करते हुए जा रहे थे, पर वो हिंदी में बात कर रहे थे और लोकल गाइड को हिंदी नहीं आती थी, इसलिए समझ नहीं पाए कि क्या बात हो रही है।
पुलिस नौगरियात से लेकर मावला खियाट के टूरिस्ट प्लेसेस, वाई सेडोंग फॉल्स, हर जगह पर टीम भेजती है। बीच बीच में तेज बारिश हो जा रही थी, जिससे सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ जा रहा था। दोनों के भाई अभी भी यहाँ मेघालय में थे, पुलिस के साथ उन्हें ढूंढ रहे थे। इधर परिवार ने दोनों की सुरक्षा के लिए विशेष तरह की पूजा पाठ कराई, ताकि वो जहाँ पर हों सही सलामत हों और लौट आएं। सोनम के पिताजी अपने पारिवारिक ज्योतिष से बात करते हैं। वैसे शादी के दौरान सोनम और राजा की कुंडली भी इनको ही दिखाई गई थी। सोनम मांगलिक थी, यानी जिससे इसकी शादी होगी उसका जीवन बहुत कष्ट से बीतेगा, जिंदगी भर स्ट्रगल करने पड़ेंगे, सुख शांति नहीं होगी। लेकिन अगर मांगलिक लड़के से हुई तो दोनों का मंगल दोष खत्म हो जाएगा। वैसे राजा रघुवंशी भी मांगलिक थे, इसलिए इनकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज्योतिष ने शादी के दौरान सोनम के पिताजी से कहा था कि विदाई के बाद सोनम को 31 मई से पहले मायके मत बुलाना, और शादी के बाद जैसे पति पत्नी घूमने के लिए जाते हैं 5 जून से पहले दोनों को जाने मत देना। 11 मई को शादी हुई, विदाई हुई, लेकिन 3 दिन के बाद ही 14 मई को सोनम वापस मायके आ गई, जबकि इसको 31 मई को आना चाहिए था। 20 मई को पति पत्नी असम चले गए थे, उसके बाद मेघालय चले गए, जबकि 5 जून से पहले घर से बाहर नहीं निकलना था। यही सब चीजें सोचकर सोनम के पिताजी और भी परेशान थे, कुछ अपशगुन ना हो गया हो। बेटी दामाद के गायब होने के बाद पिताजी फिर से ज्योतिष से बात करते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि दोनों के गायब होने के पीछे किसी महिला का हाथ है। अब ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है, ये नहीं पता, लेकिन महिला का हाथ है। यह भी राय दिया कि अगर अपनी बेटी को वापस सही सलामत लाना चाहते हो तो उसकी तस्वीर घर के बाहर उल्टा लगा दो। पिताजी ऐसा ही कुछ करवाते हैं। जो भी कोई जो चीजें बोल रहा था वो ये कर रहे थे, बस कैसे भी इनकी बेटी दामाद वापस आ जाएं। पुलिस वाई सेडोंग फॉल्स की जांच कर रही थी, यहाँ की खाई में उतरती है। ये 2 जून की घटना है। इसी जगह पर ये पार्किंग एरिया है, लेकिन कुछ सालों से ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ की इनकम को लेकर 2 गांवों के बीच विवाद चल रहा था। इसके चलते टूरिस्ट भी यहाँ पर आने बंद कर दिए थे। ये जगह सुनसान पड़ा रहता था, पर कुछ लोग आते थे। राजा और सोनम भी इस तरफ आ सकते हैं, इसलिए पुलिस भी यहाँ पर जांच कर रही थी, ढूंढ रही थी। इसी 2 जून को ही खाई के इस पेड़ के ठीक नीचे राजा रघुवंशी पाए जाते हैं, लेकिन शव के रूप में। इनके ऊपर किसी तेजधार चीज का इस्तेमाल किया गया था, कुछ चोट के निशान थे। ये भी लगा कि शायद फिसल कर खाई में आ गए हों, पर ऊपर तो सुरक्षा की सारी व्यवस्था थी, रेलिंग लगी हुई थी, फिसल कर गिरना नामुमकिन था। पुलिस जब आसपास थोड़ा और छानबीन करती है तो कुछ कदम दूर और भी चीजें पाई गईं। एक तेजधार हथियार मिलता है जिसे दाव कहते हैं, जिसका यूज पेड़ की टहनियों को छाटने के लिए होता है। एक फोन का टूटा हुआ स्क्रीन मिला, डबल एक्सल रेनकोट मिला लाल काले रंग का। इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीजें थीं। रेनकोट और दाव पर रक्त के धब्बे पाए गए। दाव को देखकर लग रहा था कि ये नया है, इसका इस्तेमाल पहले कभी ना किया गया हो। पुलिस ने शव को हॉस्पिटल भिजवा दिया और बाकी सारी चीजों को फॉरेंसिक लैब। सोनम और राजा के भाइयों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। राजा के भाई ने अपने भाई की पहचान की उसके हाथ पर बने टैटू से, क्योंकि चेहरा पहचाने लायक नहीं था। करीब 10 दिनों से वो वहां पर पड़े हुए थे, ऊपर से तेज बारिश वाला इलाका था। 3 जून को पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद शव भाई को सौंप देते हैं। राजा के भाई उसे लेकर इंदौर आ गए, लेकिन सोनम के भाई अभी भी मेघालय में थे, अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। उधर चिंता और बढ़ गई कि जब राजा ऐसी स्थिति में मिले तो सोनम का क्या हुआ होगा, वो आखिर कहाँ चली गई। उसके भाई परेशान होकर उसे ढूंढ रहे थे। कुछ और रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं सहायता करने के लिए। अब तो ये मामला मेन स्ट्रीम मीडिया में चलना शुरू हो गया, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वैसे राजा रघुवंशी घर से कीमती गहने भी पहन कर गए थे, सोने की चेन, हीरे जड़े अंगूठी, सोने का कड़ा, कुल मिलाकर 10 लाख से ऊपर की कीमत थी। लेकिन जब ये मिले तो कुछ भी इनके ऊपर नहीं था, ये कुछ भी पहने हुए नहीं थे। शायद किसी ने लूटपाट की हो। लोग यहाँ की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने लगे कि कैसी जगह है, कोई टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आता है और उससे लूटपाट होती है। 8 मई को वहाँ के डीएम ने एक नोटिस जारी किया था कि घुसपैठ हो सकती है। 40 किलोमीटर लंबा इंडो बांग्लादेशी बॉर्डर है, जहाँ पर राजा रघुवंशी के साथ वो वारदात हुई थी, वो जगह बॉर्डर से केवल 20-22 किलोमीटर ही दूर था। ऐसे लगा कि घुसपैठियों का भी हाथ हो सकता है। वहाँ के लोकल लोगों पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। राजा रघुवंशी जी की उस हालत में मिलने के बाद, कई सारे सवाल खड़े होने के बाद अब जाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। इधर इंदौर में लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। यह भी बात है कि शायद सोनम को बदमाश बॉर्डर पार ले गए हों। एसआईटी में भी 5 अलग अलग टीमें बनाई गई, सबको अलग अलग काम सौंपे गए। अब बारी थी सोनम को ढूंढने की, इसी ऑपरेशन हनीमून का नाम दिया गया। अब ये हर पहलुओं पर डिटेल में अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। हालांकि जो काम शुरू में ही करने चाहिए थे वो अब होने वाला है। राजा और सोनम की कॉल डिटेल्स, लोकेशन हिस्ट्री निकाली गई, साथ में इनके आसपास जितने भी फोन्स एक्टिव थे उनका भी डेटा निकाला गया। ये लूटपाट के एंगल से जांच चल रही थी। 4 जून तक राजा का शव इंदौर आ चुका था, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इधर घर में सबका रो रो कर हाल बेहाल था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि पति पत्नी शादी के बाद हनीमून पर गए और ऐसी घटना हो गई। पत्नी अभी भी गायब है। सीसीटीवी की जांच के दौरान 5 जून को पुलिस को एक होटल रिसेप्शन की वीडियो मिलती है। इसमें राज और सोनम चेक इन करते हुए दिखाई दे रहे थे।
ये शिलोंग के होटल का वीडियो था। 7 जून को उस होटल का फुटेज मिला जहां पर राजा और सोनम ने अपना सामान रखा था। इस कैमरे में कुछ और भी संदिग्ध चीजें दिखाई दी। सोनम वही रेनकोट स्कूटी की डिग्गी में रख रही थी जो कि खाई में मिला था। पुलिस ने एक होटल से बैग बरामद किया जिसमें राजा के कपड़े थे, सोनम का मंगलसूत्र था, अंगूठी थी। इससे एक और सवाल उठा कि आखिर सोनम ने अपने सुहाग की निशानियां यहाँ पर क्यों छोड़ रखी हैं। एसआईटी की टेक्निकल टीम ने पीएस टीम डेटा निकलवाए, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसमें 5 लाख मोबाइल नंबर्स मिलते हैं। इन्हीं नंबर्स की जांच करते करते एक पर शक हुआ जो कि इंदौर का था। सोनम राजा के यहाँ पर आने के बाद एक्टिव हुआ और 23 मई के बाद इनएक्टिव हो गया था। इस बीच उसकी लोकेशन राजा और सोनम की लोकेशन के साथ मैच कर रही थी। जहां जहां पर ये जा रहे थे वो नंबर भी जा रहा था। यहाँ पर इनएक्टिव होने के बाद ये नंबर फिर से बिहार में एक्टिव हुआ, उसके बाद सीधे मध्य प्रदेश के इंदौर में होता है। पुलिस ने चेरापूंजी में लगभग 42 कैमरे खंगाले। उनमें एक चीज कॉमन नोटिस हो रही थी, इनके आसपास 3 और लोग भी दिखाई दे रहे थे। क्या ये तीनों वही थे जिसके बारे में लोकल गाइड अल्बर्ट ने बताया था, जिन्हें इसने 23 मई की सुबह में राजा के साथ देखा था पहाड़ी चढ़ते हुए। ये तीनों भी एक स्कूटी से घूम रहे थे, राजा और सोनम का पीछा कर रहे थे। अब चूंकि ये हिंदी में बात करते थे तो जाहिर सी बात है कि ये बाहरी हैं, यानी यहाँ पर स्कूटी भी किराए पर ली होगी। अब पुलिस ने स्कूटी ओनर के बारे में पता किया। इन तीनों में से एक ने अपनी रियल आईडी देकर स्कूटी रेंट पर ली थी। ऐसे पुलिस के पास एक का पूरा कच्चा चिट्ठा आ जाता है। सीसीटीवी के जरिए लोकल गाइड अल्बर्ट ने भी इनमें से एक की पहचान की। अब मेघालय पुलिस इंदौर पुलिस से बात करती है, उनसे मदद मांगती है, क्योंकि नंबर इंदौर का था और उस नंबर से जुड़े हुए बाकी नंबर्स भी इंदौर के ही दिखा रहे थे। इंदौर पुलिस भी अपनी जांच शुरू करती है, उन नंबर्स को ट्रेस करती है। इसमें सबसे पहला था आकाश राजपूत, फिर आकाश के जरिए विशाल चौहान, उसके बाद राज खुशवाहा, फिर आनंद कुर्मी मिलता है। 7 जून को इंदौर पुलिस ने सबसे पहले आकाश राजपूत को उठाया, बाकियों को ढूंढ रही थी। इसी बीच 8 जून 2025 की तारीख आई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर वाराणसी 4 लेन पर नंदगंज के आकुशपुर में एक ढाबा है। ये हाईवे पर है, काशी चाय जायका। ये 24 घंटे खुला रहता है। इसके ओनर का नाम है साहिल यादव। ढाबे पर रात के करीब 1 बजे एक महिला आती है। उस समय यहाँ पर एक परिवार नाश्ता कर रहा था। इसमें पति पत्नी और उनके बच्चे थे। सबसे पहले महिला उस परिवार के पास जाती है, फिर साहिल यादव के पास आई जो ओनर थे। इसने कहा कि इसका फोन कहीं गिर गया है, इसको कॉल करना है, कृपया फोन दीजिए। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी थी। इसने अपने भाई गोविंद को कॉल किया जो मेघालय में थे, जो 17 दिनों से अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। ये फोन पर बहुत रो रही थी। भाई ने वीडियो कॉल करके इसका चेहरा देखा। फोन कट जाता है। इसके बाद भाई दोबारा कॉल करते हैं और ढाबे के ओनर से कहते हैं कि कृपया करके इन्हें सुरक्षित रखिए या पुलिस स्टेशन पहुंचा दीजिए। सोनम मिल चुकी थी जो गाजीपुर में एक ढाबे पर बैठी हुई थी। भाई गोविंद अपने परिवार को खुशखबरी देते हैं, साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। कुछ देर के बाद गाजीपुर की लोकल पुलिस ढाबे पर पहुंचती है। सोनम को पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं, चेकअप कराया गया। इसको थोड़ा बुखार था और सर दर्द था। दवाई दिलाने के बाद पुलिस सोनम को 1 स्टॉप सेंटर ले गई। सूचना मिलते ही मेघालय की पुलिस, इंदौर की पुलिस सभी वहां के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ इंदौर में ये चारों भी पकड़े जा चुके थे। मेघालय पुलिस इनसे यहीं पर थोड़ा बहुत पूछताछ करती है। पता चला कि राजा रघुवंशी के उस हाल के पीछे खुद उसकी पत्नी सोनम का हाथ है। साथ में 4 आरोपी भी थे। अब दोनों ही जगहों से, गाजीपुर और इंदौर, यहाँ से टारगेट रिमांड लेकर मेघालय पुलिस इन्हें अपने साथ ले गई। इन्हें वहां के कोर्ट में पेश किया जाता है। 8 दिनों की कस्टडी मिलती है। करीब 3 साल पहले राज कुशवाहा सोनम के भाई की कंपनी में काम करने के लिए आया था। ये मैनेजर था, गोडाउन भी संभालता था। सोनम भी पढ़ाई के बाद भाई की ही कंपनी में एचआर की पोस्ट पर जॉब करने लगी। ऐसे दोनों मिलते हैं, दोनों में दोस्ती होती है, फिर प्यार हो गया। पर इन्हें दुनिया से रिश्तों को छिपाना था। दिखावे के लिए राज इसको दीदी बोलता था और सोनम इसे रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती थी। सोनम का रिश्ता जब राजा रघुवंशी से तय हुआ तो ये चाहती तो मना कर देती, लेकिन चूंकि ये मांगलिक थी, अगर जिद करके शादी से मना भी कर दे और राज से शादी हो जाए तब भी आने वाली जिंदगी राज के साथ दुखदाई बीतेगी, क्योंकि ये मांगलिक है। पर राजा रघुवंशी मांगलिक था, अगर उससे शादी हो जाए तो मंगल दोष खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये जिससे चाहे शादी कर सकती है। ऊपर से विधवा भी हो जाएगी और कोई भी विधवा लड़की से शादी नहीं करना चाहता, जिसके बाद ये राज से आसानी से शादी कर सकती है। लेकिन शुरुआत में इसने राजा रघुवंशी के लिए कुछ नहीं सोचा था। इसने खुद के लिए सोचा था। 2 प्लान बनाए थे। पहला था कि नदी में नहाने के बहाने भाग जाएगी, सभी लोग सोचेंगे कि नदी में बह गई होगी, लेकिन नदी किनारे भीड़ होती है, कैमरे लगे होते हैं, फिर ये प्लान ड्रॉप कर दिया जाता है। दूसरा था कि अपनी तरह दिखने वाली किसी लड़की की तलाश करेगी, उसका काम तमाम करेगी और फिर स्कूटी के साथ आग के हवाले कर देगी। सभी लोग सोचेंगे कि ये वही सोनम है। ये अपने प्रेमी के साथ मिलकर लड़की की तलाश करती है, मगर कोई मिल नहीं रही थी, जिसके बाद ये प्लान भी ड्रॉप कर दिया गया। जैसे जैसे शादी की डेट करीब आ रही थी, इनकी बेचैनी बढ़ रही थी। अब ये क्या करें? फिर इन्होंने फैसला किया कि राजा रघुवंशी को ही रास्ते से हटाएंगे। प्रेमी राज कुशवाहा पहले सोनम के घर के पास में किराए पर रहता था, फिर थोड़ी दूर गोविंद कॉलोनी में चला गया। ये अपनी फैमिली के साथ रहता था। घर में पिताजी नहीं थे, राज पर ही सारी जिम्मेदारी थी।
ये सोनम के यहाँ पर 20,000 रुपए की नौकरी किया करता था। गोविंद कॉलोनी में ही वो तीनों शख्स भी थे, विशाल, आनंद और आकाश। इनमें राज के 2 दोस्त थे और एक कजन था। 8 मई को राज मामा के यहाँ पर शादी में चले जाता है शहर से बाहर। फिर 16 मई को आता है। इधर सोनम की शादी हुई 11 मई को। ये 14 मई को मायके चली आई। 16 मई की रात में सोनम और राज 9 बजे से 3 बजे तक करीब 6 घंटों तक कॉल पर बात करते हैं। इसके बाद राज अपने तीनों साथियों को बुलाता है, उनसे बात की। ये इंदौर के किसी कैफे में मिलते हैं, सारा प्लान डिस्कस किया। वैसे राज और सोनम ने 1 मई को डिस्कस किया था कि राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाएंगे। उसके बाद ये 16 मई की रात आगे का प्लान सोचते हैं। इनमें राज कुशवाहा और सोनम मेन साजिश करता थे। हालांकि जब इन्हें पकड़ा गया तो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, ब्लेम गेम खेल रहे थे। इनका प्लान था कि घटना ऐसे अंजाम देंगे जैसे कि हादसा लगे। 17 मई को तीनों आरोपी ट्रेन से गुवाहाटी निकल गए। राज ने इनको 50,000 रुपए दिए और एक मोबाइल फोन दिया। अपना फोन ऑफ कर देना और केवल इसी से कांटेक्ट करना। पैसे खर्चों के लिए दिए थे, खाने पीने और रहने के लिए। राज ने फर्जी सिम आनंद कुर्मी के नाम पर खरीदा था अपने घर के पास की एक दुकान से। राज भी उनके साथ ट्रेन से जाने वाला था, लेकिन अहम वक्त पर पलट गया। कहा कि यह भी गायब हुआ तो सभी लोग इन पर शक करेंगे, राज खुल सकता है, इसलिए ये घर पर ही रहेगा। वैसे जब राजा रघुवंशी का अंतिम यात्रा निकला था इंदौर में, तो राज ही सोनम के पिताजी को दामाद के घर पर ले गया था। 17 मई को ये तीनों ट्रेन से निकलते हैं। ये बस दोस्ती के नाते कर रहे थे। 19 मई को ये वहां पर पहुंचे। इधर सोनम ने अपने पैसों से फ्लाइट टिकट बुक की। ये जानती थी कि अगर पूछ कर करेगी तो सभी मना करेंगे। राजा रघुवंशी भी कहीं आना जाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि देश का माहौल ठीक नहीं था। लेकिन सोनम बिना बताए फ्लाइट टिकट बुक करती है और कहती कि इसकी मन्नत है, शादी के बाद पूरा करना है, माँ कामाख्या देवी के मंदिर जाना है। लेकिन इसने रिटर्न टिकट नहीं कराया जानबूझकर। यह 18 मई की बात है। टिकट बुक करने के बाद सोनम ने अपने पति को बताया था अब चूंकि टिकट बुक हो चुके हैं, पैसे बर्बाद ना हो जाएं, इसलिए जाना पड़ेगा। तभी राजा रघुवंशी मान जाते हैं। 18 मई की एक रील भी वायरल हो रही है जिसमें राजा रघुवंशी अपने घर के बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह आखिरी है जब ये अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं। 20 मई को फ्लाइट थी 9:30 बजे की, लेकिन सोनम राजा को 5 बजे ही कॉल करके जगा देती है और 6:30 बजे तक एयरपोर्ट भेज दिया। राजा रैपिडो बुक करके जाते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सोनम राजा का फोन नहीं उठा रही थी। इसके बाद राजा ने अपनी माँ से कहा। फिर सासू माँ बहू को कॉल करती है, उनका फोन ही उठा लेती है। ये 8 बजे के बाद एयरपोर्ट पर पहुंची। इसने सासू माँ से कहा कि इसके पति लेट उठते हैं, इसलिए जल्दी भेज दिया। वैसे शादी से पहले जब भी राजा रघुवंशी अपनी होने वाली पत्नी से बात करना चाहते थे, उसको कॉल करते थे तो वो इग्नोर करती थी। फिर इन्होंने अपनी माँ से कहा। सासू माँ उससे पूछती हैं, वो कहती है कि काम में बिजी थी इसलिए बात नहीं कर पा रही थी। सासू माँ के टोकने के बाद ये बात करने लगती है। गुवाहाटी पहुंचने के बाद सोनम लगातार अपनी लोकेशन तीनों साथियों को भेज रही थी। इनका तभी का प्लान था गुवाहाटी पहुंचते ही काम अंजाम देंगे, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर 22 मई को कोशिश हुई सेल्फी लेते समय, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये वापस लौट आते हैं। सोनम ने सोचा था कि सेल्फी लेते समय ये खाई में धक्का दे देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। सोनम ने पहले अपने पति से इंदौर में कह दिया था कि अपने गहने साथ लेकर चलना। ये भी अपने सारे गहने पैक कर लेती है। घर वालों के पूछने पर कहा कि फोटोज वहां पर क्लिक करेंगे, लेकिन इसका प्लान था गहनों के लूटपाट का एंगल देंगे। 22 मई को ये लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए जाते हैं। वहीं पर एक होम स्टे में ठहरे, रात बिताई। फिर 23 मई की भोर में 5 बजे वहां से चेकआउट कर देते हैं। होम स्टे ओनर को भी हैरानी हो रही थी कि ये भोर में क्यों निकले, नाश्ता करके जाते हैं। पहाड़ों की चढ़ाई काफी ज्यादा थी, करीब 3000 सीढ़ियां थी, ऊपर चढ़ना था। इसमें घंटों लगने वाले थे। लोकेशन भेजने के बाद तीनों साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी लोकल गाइड अल्बर्ट ने इन्हें देखा था। ऊपर आते आते सभी थक चुके थे। वैसे तीनों साथियों ने राजा रघुवंशी से भी जान पहचान बना ली थी, दोस्ती कर ली थी। क्योंकि ये भी इंदौर के थे तो दोस्ती करने में आसानी हुई। कहा कि ये भी घूमने के लिए आए हैं, अगर ये बार बार आसपास घूमेंगे तो शक कर सकता है, इसीलिए दोस्ती ही कर ली। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते ये लोग थक चुके थे। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कैसे अंजाम दें। इन्होंने गुवाहाटी से ही हथियार खरीद कर रख लिए थे। सोनम के पास राजा का वॉलेट और फोन था। ये राजा से कहती कि तुम्हारे फोन पर बार बार कॉल्स आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए फोन बंद कर दो। ऐसे साजिश के तहत ये फोन स्विच ऑफ करवा देती है। किसी भी बदमाश की हिम्मत नहीं हो रही थी कैसे काम को अंजाम दें, सभी थके हुए थे। इसके बाद सोनम ने अपने पति के वॉलेट से 15,000 रुपए निकाले, उन बदमाशों में से एक को दिया। आगे तुमको 20 लाख रुपए और देगी, साथ में भाई की कंपनी में नौकरी भी दिलवा देगी। इसके बाद ये लोग मान जाते हैं। ये लोग वाई सेडोंग फॉल्स के पास गए। वहीं पर पीछे से विशाल हथियार का यूज करता है, फिर आगे से किया। उसके बाद सोनम के साथ मिलकर उसको खाई में फेंक देते हैं। चूंकि कपड़ों पर भी छींटे आ गए थे तो उनको भी निकाल कर फेंक दिया। फोन को भी तोड़कर फेंक देते हैं, हथियार को भी फेंक दिया। अब ये चारों लोग दोनों स्कूटी पर बैठते हैं और निकल गए। एक जगह पर सोनम उतर जाती है, स्कूटी को भी लावारिस छुड़वा दिया। इसके बाद सबका संपर्क टूट जाता है। ये अलग अलग वहां से निकल गए। राज कुशवाहा ने विशाल को एक बुरखा दिया था कि वहां पर जाकर सोनम को दे देना।
काम अंजाम देने के बाद वो यही पहनकर निकलेगी ताकि उसको कोई पहचाने ना। सोनम बुर्का पहनकर बस से गुवाहाटी गई, फिर सिलीगुड़ी गई, उसके बाद पटना, पटना से आरा, फिर ट्रेन से लखनऊ जाती है, उसके बाद बस से इंदौर चली गई। ये इंदौर आकर देवास गेट के पास एक फ्लैट में रहने लगती है। इस फ्लैट की खबर के बारे में राज कुशवाहा को भी नहीं पता था, बस ये इतना जानता था कि इसकी प्रेमिका भी इंदौर आ गई है। पुलिस को राज कुशवाहा के पेटीएम वॉलेट में 7,000 रुपए का ट्रांजैक्शन मिला, जिसे इसने किराना का सामान खरीदने के लिए यूज किया था, जो सामान इसने सोनम को दे दिए खाने बनाने के लिए। जब आकाश पकड़ा गया तो राज घबरा जाता है, सोचा कि भांडा फूट जाएगा। इसके बाद सोनम से कहा कि तुम गाजीपुर निकल जाओ। इसने 30,000 रुपए में टैक्सी बुक की, सोनम को उसमें भेज दिया। सोनम गाजीपुर आकर राज को कॉल कर देती है, जिसे पुलिस ने इसे ट्रेस कर लिया, लेकिन राज ने कहा कि जल्दी से फोन फेंक दो। सोनम ऐसा ही करती है। पहले इन्होंने सोचा था कि सोनम वापस सिलीगुड़ी जाएगी, वहां पर ही कोई नशीला पदार्थ लेकर पड़ी रहेगी ताकि लोग इसको देखें और पुलिस को सूचना दें, जिसके बाद ये नाटक कर सकती है, झूठी कहानी सुना सकती है कि ये घूमने के लिए आए थे, लूटपाट किया गया, पति का वो हश्र हुआ, फिर इसको भी उठाकर अपने साथ ले गए और यहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन आकाश के पकड़े जाने के बाद ये घबरा जाते हैं। फिर भी गाजीपुर आने के बाद सोनम वही चीज करती है जो कि सिलीगुड़ी में करने वाली थी, पर यह हो नहीं पाता है। सोनम के भाई का कहना है कि अगर इनकी बहन ने ऐसा किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये भी मानते हैं कि इसमें सोनम मुख्य आरोपी है, इसने भी साथ दिया था। अभी और इनका परिवार भी सोनम के खिलाफ है। ये राजा रघुवंशी के परिवार के साथ मिलकर केस लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। पहले लोग मेघालय के लोगों पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन ये मामला निकला अनैतिक संबंधों का। पुलिस का कहना है कि महीने भर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल कर देंगे। सारी जांच तो लगभग हो ही चुकी है। तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।